जितना फाइलम आपको पढ़ना है, ठीक है, हर फाइलम में जो ऑर्गेनिज्म है उनका हैबिटेट क्या है, ठीक है, उनकी बॉडी कैसी होती है, पूरे ग्रुप का, पूरे फाइलम में जो ऑर्गेनिज्म है एक जनरल बॉडी स्ट्रक्चर कैसा होता है, डाइजेशन कैसा है, एक्सक्रीशन, रेस्पिरेशन, रिप्रोडक्शन। इसके बाद कुछ कॉमन एग्जाम्पल समझ में आए जो एनसीईआरटी में दिए, दो चार एग्जाम्पल हट करके भी बताएंगे, ठीक है। यही पढ़ना है फाइलम में, समझ में आ रहा है। फाइलम कोरीफेरा, देखिए आपको बताया था एनिमल्स जो होते हैं, एनिमल्स में आपको प्रोकैरियोटिक एनिमल्स, सॉरी यूकैरियोट, जो आपने प्रोटिस्टा पढ़ा हुआ है, प्रोटिस्टा में भी कुछ एनिमल्स को रखा गया है, यूनिसेलुलर एनिमल्स इसमें रखे गए हैं। प्रोटिस्टा में जल्दी आ जाइए सर, तुरंत सेट हो जाइए, बैठ जाइए, जाओ जल्दी से बैठ जाइए। जो एनिमल्स हैं, कुछ एनिमल्स को कहाँ रखा गया है, प्रोटिस्टा में, ठीक है, जो यूनिसेलुलर एनिमल्स हैं। बाकी जो मल्टीसेलुलर हैं उनको कहाँ रखा गया है, मेटाजोआ। देखिए एनिमल्स के दो ग्रुप हैं, एक है प्रोटोजोआ और एक क्या है, मेटाजोआ। समझ में आया। तो प्रोटोजोआ क्या है, वो एनिमल्स जो यूनिसेलुलर होते हैं उनको कहाँ रखा गया, प्रोटोजोआ में, मतलब प्रोटिस्टा में। आप प्रोटोजोआ किस में पढ़ते हैं, प्रोटिस्टा में पढ़ते हैं। अमीबा, पैरामीशियम कहाँ पढ़ते हैं, प्रोटिस्टा में, ठीक है। तो एनिमल्स की दो कैटेगरी होती हैं, जो एनिमल्स नेचर के ऑर्गेनिज्म हैं उनमें क्या है, दो कैटेगरी हैं, एक है प्रोटोजोआ नेचर, एक क्या होता है, मेटाजोआ। प्रोटोजोआ का मतलब प्रिमिटिव एनिमल्स, ये कैसे, यूनिसेलुलर एनिमल्स हैं, ठीक है। और ये क्या है, मल्टीसेलुलर एनिमल्स, मेटाजोआ। समझ में आ गया। मेटाजोआ को भी दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया, प्रोमेटाजोआ एंड यूमेटाजोआ। इसको भी दो कैटेगरी है इसकी, प्रोमेटाजोआ और दूसरा क्या, यूमेटाजोआ। नोट कर लीजिएगा, यूमेटाजोआ। प्रो का मतलब क्या है, स्टार्टिंग वाला, प्रिमिटिव, ठीक है। ऐसा मल्टीसेलुलर एनिमल जो क्या है, थोड़ा सा प्रिमिटिव है, और यूमेटाजोआ जो थोड़ा सा क्या है, एडवांस है। तो जो आप कोरीफेरा पढ़ेंगे, कोरीफेरा किसमें है, प्रोमेटाजोआ से बिलोंग करता है। ये क्या है, मल्टीसेलुलर एनिमल्स तो हैं, लेकिन ये प्रिमिटिव मल्टीसेलुलर एनिमल्स है। अगर क्वेश्चन आता है कि सबसे पहले मल्टीसेलुलर एनिमल्स कौन से हैं, सबसे पहले वाले, तो क्या बताएंगे, कोरीफेरा में। वो किस में रखे गए हैं, प्रोमेटाजोआ में, ठीक है। फिर इसको अलग क्यों कर दिया गया है बाकी से, बाकी देखिए सिलेंटेटा से लास्ट तक, कॉर्डेट तक जो आप पढ़ेंगे वो किस में आएगा, यूमेटाजोआ में आएगा। तो इसको अलग क्यों कर दिया गया है, प्रोमेटाजोआ को या कोरीफेरा को अलग क्यों कर दिया गया है, इसलिए अलग किया गया क्योंकि कोरीफेरा में लोकोमोटरी ऑर्गन नहीं है और सेंस ऑर्गन नहीं है। समझ में आ रहा है। तो इस वजह से इसको कहाँ किया गया है, सेपरेट कर दिया गया है प्रोमेटाजोआ में। मूव नहीं कर सकते हैं और इनमें नर्वस सिस्टम नहीं है, सेंस ऑर्गन नहीं है, बाकी सेलेंट डेटा से सब कुछ स्टार्ट हो जाता है ना। समझ में आ रहा है। यहाँ पे लिखिएगा, इसमें क्या आएगा, इसमें प्रोमेटाजोआ में ये प्रिमिटिव मल्टीसेलुलर एनिमल्स हैं, ये प्रिमिटिव मल्टीसेलुलर एनिमल्स रखे गए हैं इसमें, ठीक है। और इसमें क्या एडवांस है, एडवांस मल्टीसेलुलर एनिमल्स, ठीक है। इसमें आप पढ़ेंगे कोरीफेरा और इसमें क्या पढ़ेंगे, सिलेंटेटा से कहाँ तक, कॉर्डेट्स तक। समझ में आ रहा है। इसको प्रिमिटिव क्यों बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पर लोकोमोटरी ऑर्गन और क्या चीज, सेंस ऑर्गन नहीं है, ठीक है, इसलिए प्रिमिटिव हो गया। समझ में आया। तो पहला मल्टीसेलुलर एनिमल कौन सा था, कोरीफेरा। अब इसका पढ़ना है कोरीफेरा में कैरेक्टरिस्टिक, स्टार्टिंग से एक एक करके। इसको नोट कर लीजिए। यहाँ कुछ चीजें आप देखिए नोट कर लिया करिए, बुक में मेंशन जो है बहुत शॉर्ट कर दिया, बुक में समझ में नहीं आएगा आपको, ठीक है। रटने वाला पोर्शन अब स्टार्ट हो रहा है, एग्जाम्पल्स को रटना है इसी तरीके से।
वाला है। एक ही एनिमल्स के दो नाम है, ठीक है, अभी आएगा। हाँ, अरे जहाँ ट्रिक होगी वहाँ बता देंगे, और ट्रिक भी इतनी सारी ट्रिक जब आप रट लेंगे तो ट्रिक ही भूल जाएंगे कि उसका ट्रिक को डिकोड कैसे किया जाता है। बहुत ज़्यादा ट्रिक नहीं, सिर्फ वहाँ हो जो सॉलिड ट्रिक हो, हाँ इसको डायरेक्ट फिट हो जाए। समझ में आ रहा है? बता देंगे आप, बता दें इसको। पोलीफेरा देखिए, सबसे पहला फीचर पोलीफेरा है कि पोलीफेरा कहाँ है। ये एनिमल्स क्या होते हैं, मोस्टली मैराइन, लिखिएगा मोस्टली मैराइन होते हैं। बहुत कम ही क्या है, फ्रेश वाटर बहुत कम है, ठीक है, एंड फ्यू क्या है, फ्रेश वाटर। अभी साथ लिख लीजिए, फ्रेश वाटर का एग्जाम्पल स्पॉन्जिला होता है, एग्जाम में आता है। कौन सा पोलीफेरा फ्रेश वाटर का है, ठीक है, फ्रेश वाटर स्पंज कौन सा है, यहाँ पर स्पॉन्जिला, ये क्या है, फ्रेश वाटर स्पंज है, ठीक है, समझ में आया। इसके बाद देखिए, ये दे आर प्योरली एक्वेटिक, पूरी तरीके से एक्वेटिक, कोई भी जो है पोलीफेरा का टेरेस्ट्रियल नहीं है, प्योरली क्या है, एक्वेटिक है, पानी में रहते हैं, प्योरली एक्वेटिक। ठीक, आगे, दे आर सीडेंटरी इन नेचर, कोई भी पोलीफेरा में कोई भी एनिमल मूव नहीं कर सकता है। यही एक ऐसा फाइलम है जिसमें क्या है, एनिमल पूरी तरीके से क्या होते हैं, सेसाइल। सेसाइल का मतलब सीडेंटरी, सीडेंटरी का मतलब फिक्स, मूव नहीं कर सकते हैं। बाकी में आप सीलेंट डेटा में पढ़ेंगे, मूव कर सकते हैं, कुछ समझ में आ रहा है। सीडेंटरी भी है और फ्रीली स्विमिंग भी होते हैं। ये क्या है, इसमें ओनली क्या है, सीडेंटरी हैं। जो चीज़ ग्रुप की स्पेशल होती है, कुछ चीज़ क्या होती है, ग्रुप का स्पेशल फीचर होता है, उसी पर क्वेश्चन आता है, उसका यूनिक फीचर। ये इसका यूनिक फीचर है कि एनिमल्स क्या होते हैं, एनिमल्स क्या होते हैं, एनिमल्स आर सीडेंटरी, सीडेंटरी और फिक्स, ठीक है, या फिर इसको आप क्या बोलते हैं, सेसाइल। सेसाइल फिक्स से आप समझ जाएंगे, कैन नॉट मूव, फिक्स का मतलब क्या है, मूव नहीं कर सकते हैं, लेकिन इनका लार्वा मूव करता है। एडल्ट तो मूव नहीं करता, बट लार्वा क्या है, मूव करता है। आगे लिखिएगा, बट लार्वा इज मूवेबल। अब लार्वा है तो लार्वा का नाम भी लिख लीजिए, कौन कौन सा लार्वा है। इसमें दो लार्वा याद रखिएगा, एम्फीब्लास्टुला लार्वा और पैरेन्काइमुला लार्वा। कौन सा होता है, नाम और है, क्या चीज, एनिमल सीडेंटरी है, इनमें एडल्ट बॉडी कभी मूव नहीं करेगा, ठीक है, लेकिन इसका लार्वा जो होगा वो क्या करेगा, मूव करेगा। एम्फीब्लास्टुला लार्वा एक इसका लार्वा का नाम है, ठीक है, एम्फीब्लास्टुला लिखिएगा, लार्वा इसलिए बेकार लार्वा याद रखिए, क्या है, एम्फीब्लास्टुला। एक लार्वा और है, देख लीजिएगा, ठीक है, दो लार्वा इसमें है, देख हो गया, एम्फीब्लास्टुला लार्वा। ये क्या है, मूवेबल नेचर का होता है। हर ग्रुप में लार्वा के नाम रखने हैं आपको, कि आता है क्वेश्चन कि ये लार्वा किस ग्रुप से बिलोंग करता है, इस फाइलम से बिलोंग करता है लार्वा। समझ में आ रहा है। आगे देखिए, मोस्टली दे आर मोस्टली एसिमेट्रिकल, ज्यादातर क्या होते हैं, एसिमेट्रिकल, मतलब सिमेट्री एब्सेंट होगा, इसमें कोई सिमेट्री नहीं होगा पोलीफेरा में। क्यों नहीं होता, आपको कारण बताया था, क्योंकि पोलीफेरा क्या है, ग्रुप में रहते हैं। एनिमल्स कहाँ रहते हैं, झुंड में, समूह में, यही कारण है कि इनमें कोई भी सिमेट्री नहीं होती है। लेकिन कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो सेपरेट रहते हैं, अकेले रहते हैं, सिंगल, तो उसमें रेडियल सिमेट्री होगा। तो क्वेश्चन अगर आएगा कि पोलीफेरा में कौन सा सिमेट्री होता है, तो अगर रेडियल भी दिया है और एसिमेट्रिक भी दिया है तो वही सही होगा। मोस्टली एसिमेट्रिक बट फ्यू आर रेडियल इनसिमेट्री। समझ में आ रहा है, एंड फ्यू आर रेडियल सिमेट्री। ठीक है,
ऑर्गेनाइजेशन कैसा होगा? बॉडी ऑर्गेनाइजेशन बताया था लास्ट टाइम में आपको, सेलुलर। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन सेलुलर होगा, इसमें सेल्स होंगी, कभी टिश्यू नहीं बनेगा। सेल्स हैं, सेल्स अलग अलग तरीके की सेल हैं और सभी सेल अलग अलग फंक्शन चलाती हैं, ठीक है। जैसे कोइनोसाइट सेल हो गया, अमीबोसाइट हो गया, ट्रोफोसाइट सेल हो गया, स्क्लेरोब्लास्ट सेल हो गया, बहुत सारी सेल हैं, सबका काम अलग, सबकी स्ट्रक्चर अलग, समझ में आया? सर इसमें सभी तो सेलुलर होते हैं, सबका बॉडी सेलुलर। सेलुलर तो है, लेकिन सेल एक साथ झुंड नहीं बनाती, सेल ग्रुप में नहीं रहती है। सेल ग्रुप तब बनाती है जब सेल सेम तरीके की होती हैं, तो सेल सेम तरीके की है नहीं इसमें, ठीक है। डिफरेंट टाइप की और अलग अलग फंक्शन करती हैं, तो ग्रुप नहीं बनता तो टिश्यू नहीं बनता है, इसलिए टिश्यू नहीं होता कभी भी। समझ में आ रहा? टिश्यू की स्टार्टिंग होती है नेक्स्ट ग्रुप से, सीडेटिटा से। आगे देखिए, इसमें इनकी बॉडी में जब हम स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, देखिए इसकी बॉडी पढ़ लेते हैं, बॉडी कैसी होती है, इसकी बॉडी कैसी होती है, ठीक है। यहाँ पर बॉडी कैसी होती है? जनरली सिलेंड्रिकल इन नेचर। कैसा होता है? सिलेंड्रिकल बॉडी होती है। बॉडी में अगर आप इंटरनल स्ट्रक्चर देखेंगे, बॉडी का वर्टिकल सेक्शन काटेंगे तो उसमें कौन कौन सा लेयर दिखाई देगा। तो बॉडी में इनकी जो बॉडी वॉल होती है उसमें 2 लेयर्स होती हैं। तो बॉडी में यहाँ पर एक डायग्राम देखिए, इस तरीके से है ये। समझने के लिए डायग्राम में देखिए, सेंसाइल है, एक जगह फिक्स है, ठीक है। इसकी बॉडी इस तरीके से है, समझ में आ रहा है? साइफोन, ठीक है। यहाँ पर बॉडी में जो होते हैं स्पंज, इनकी स्पंज को स्पंज को बोलते हैं। स्टडी ऑफ पोरीफेरा कॉल्ड पैराजूलॉजी, लिख लीजिएगा, पैराजूलॉजी। पोरीफेरा की स्टडी को क्या बोलते हैं? पैराजूलॉजी, ठीक है। पोरीफेरा को पोरीफेरा क्यों बोलते हैं? बिकॉज देयर बॉडी कंटेन पोर्स। इनकी बॉडी में क्या होते हैं? होल होते हैं, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं? इसको पोरीफेरा, पोर बियरिंग एनिमल्स, ठीक है। अब देखिए पोर कितने तरीके के होते हैं। जो बॉडी होती है, बॉडी में लिखिएगा जो बॉडी वॉल है, बॉडी वॉल का मतलब बॉडी की जो वॉल होती है, 2 ही चीज होता है बॉडी में। एक तो बॉडी का वॉल हो गया और अंदर एक कैविटी नजर आएगा आपको, ठीक है। बॉडी वॉल, ये बॉडी वॉल देखिए, ये है, ये क्या है? दिस इज द बॉडी वॉल। ये बॉडी वॉल है, अंदर एक कैविटी दिखाई दे रही है। कैविटी क्या है? स्पंजोसील, स्पंजोसील या पैरागैस्ट्रल कैविटी, पैरागैस्ट्रल कैविटी। देखिए एक एक के 2 नाम हैं, पैरागैस्ट्रल कैविटी भी बोलते हैं, समझ में आया? तो बॉडी में आपको बॉडी वॉल नजर आएगा, एक कैविटी नजर आएगा बीच में, पैरागैस्ट्रल कैविटी। बॉडी वॉल में 2 लेयर होगा, एक लेयर ये बाहर दिखाई दे रहा है, ये वाला लेयर, इसको क्या बोलते हैं? पिनेकोडर्म। क्या बोलते हैं? पिनेकोडर्म, समझ में आया? और एक लेयर अंदर दिखाई दे रही है, ये वाली लेयर, ये क्या है? कोएनोडर्म, ठीक है। तो 2 लेयर है इसमें बॉडी वॉल में। पहला है पिनेकोडर्म, पिनेकोडर्म, देखते रहिए। और दूसरा कौन सा है? कोएनोडर्म। ये आउटर लेयर होती है और ये क्या है? इनर लेयर है। देखिएगा ये कौन सी लेयर है? आउटर है, और ये क्या है? इनर लेयर है। ये वर्टिकल सेक्शन है, वर्टिकल सेक्शन स्पंज का। अब ये जो बाहर की लेयर है, तो जानते हैं बॉडी की वॉल है तो किसी सेल से बनेगी ना,
बॉडी के लेयर बाहर वाले लेयर है तो किस सेल से, पिनेकोडर्मिस लेयर का नाम हो गया पिनेकोसाइट सेल से बनेगा। तो किससे बनेगा ये, इसमें पिनेकोसाइट सेल्स होती हैं, पिनेकोसाइट सेल से बनी होती है, ठीक है। कोएनोडर्म कोएनोसाइट सेल से बनती है, कोएनोसाइट सेल से बनेगा। समझ में आ रहा है। आप देखिए जो पिनेकोसाइट सेल्स होती हैं ये चपटी सेल्स हैं, फ्लैट होती हैं, और कोएनोसाइट सेल्स होती हैं कॉलर शेप में होती हैं। कैसी होती हैं, कॉलर की तरीके से। इन्हीं का दूसरा नाम होता है कॉलर सेल्स, कॉलर सेल्स होता है इनका दूसरा नाम। इनकी स्ट्रक्चर कैसी होती है, यहाँ जगह कम है, आप मैं जैसे लिख दे रहा हूँ, आप पढ़ा लीजिएगा उसको। ये सेल कैसी हैं, यहाँ लिखिएगा फ्लैट सेल्स होती हैं, चपटी हैं, फ्लैट सेल्स। और ये कैसी होती हैं, कॉलर शेप में, नाम से नजर आ रहा है कॉलर शेप का होगा, ठीक है। ये नॉन फ्लैजिलेटेड है, ये फ्लैजिलेटेड है। अगर कहा जाए कि स्पंज में कौन सी सेल के ऊपर फ्लैजिला होता है तो आप सीधे कहेंगे कि एक ही सेल होती है, वो कौन सी है, कोएनोसाइट। उसके ऊपर क्या होता है, फ्लैजिला होता है। तो ओनली फ्लैजिलेटेड सेल यही होती है, ठीक है। लिखिएगा ओनली फ्लैजिलेटेड सेल। ओनली का मतलब अकेली फ्लैजिलेटेड सेल है ये, बाकी किसी भी सेल पर फ्लैजिला नहीं होगा। इसका डायग्राम देखिए, ये होता है, ये कोएनोसाइट सेल का डायग्राम है, इस तरीके से देखिए, ठीक है। ये कॉलर शेप पार्ट आपको दिखाई दे रहा है, ये कॉलर शेप पार्ट है, ये फ्लैजिला है। ये क्या है, कोएनोसाइट सेल है, एक कोएनोसाइट सेल हो गया, ठीक है। तो ये आउटर लेयर हो गया और इनर लेयर हो गया। अंदर एक कैविटी है स्पंजोसील, इसको बोलते हैं पैरागैस्टर कैविटी। समझ में आ रहा है। अब इनका काम देख लीजिए, जो सारी सेल कहीं पर काम देख लीजिए। बाहर की सेल है पिनेकोसाइट, क्या काम करेगी, हमेशा देखिए जब कोई सेल बाहर लगी होती है तो उसका एक ही काम होता है, प्रोटेक्शन देना, प्रोटेक्शन देगा। समझ में आ रहा है। इसका फंक्शन क्या हुआ, प्रोटेक्शन हुआ, ठीक है। और जो कोएनोसाइट सेल है वो अंदर की सेल है, अंदर सेल दिखाई दे रही है, पूरी सेल है ये। इसी सेल से लेयर बना है कोएनोडर्म, कोएनोडर्म इसी सेल से तो बना हुआ है, ये सेल है, ठीक है। एक चीज और, उसके पहले स्पंज में, जो स्पंज में वाटर को इंटर करने के लिए छोटे छोटे पोर्स होते हैं, ऑस्टिया। तो ऑस्टिया से वाटर अंदर की साइड में आता है, ठीक है। अगर पानी में स्पंज है, पानी अंदर आना होगा तो यहाँ से आएगा, कहाँ से, ये जो आपको ओपनिंग दिखाई दे रही है, ऑस्टिया क्या है, ओपनिंग है ये। और किसके लिए है, फॉर इनटेक ऑफ वाटर, वाटर को इनटेक करने के लिए, वाटर को अंदर लाने के लिए ओपनिंग है ऑस्टिया। और वाटर बाहर किससे जाता है, ऑस्कुलम से। तो एग्जिट है, ये क्या है, एग्जिट पोर है, ये अकेला सिंगल होता है। ऑस्टिया ढेर सारे होते हैं, ऑस्कुलम अकेला एक होता है। समझ में आया। तो कभी वाटर ऑस्कुलम से नहीं जाता है, ऑस्टिया से वाटर अंदर जाता है, ऑस्कुलम से क्यों नहीं जाता वाटर, किसी को पता है। ऑस्कुलम भी एक ओपनिंग है, वाटर अंदर उससे भी तो आ सकता है, लेकिन वाटर उससे हमेशा निकलेगा ही, कभी अंदर नहीं आएगा। ऑस्टिया से ही क्यों जाता है वाटर, तो कारण ये है कि ऑस्कुलम से ही वाटर बाहर क्यों जाता है, कभी अंदर क्यों नहीं आता है, इसलिए नहीं आता है। ये जो अंदर कोएनोसाइट सेल लगी हैं, समझ में आ रहा है। जब पानी अंदर आ जाएगा, इसमें वाटर इनटेक हो जाएगा, तो वाटर बाहर निकालने के लिए ऑस्कुलम ही रास्ता है, क्योंकि कोएनोसाइट जो सेल है इनके ऊपर फ्लैजिला लगा है, और फ्लैजिला जब मूव करता है तो ऐसे मूव करता है ऊपर की डायरेक्शन में। इसका मूवमेंट कभी नीचे नहीं होता है, फ्लैजिला ये है, इस फ्लैजिला की डायरेक्शन ये नहीं होती कभी। अगर ये रहेगी डायरेक्शन तो वाटर अंदर आ जाएगा, कोई रुकावट नहीं हो जाएगी, वाटर ऑस्कुलम से अंदर हो जाएगा तुरंत। लेकिन फ्लैजिला मूव करते हैं ऐसे ऐसे करके, तो डायरेक्शन इनकी ऐसे रहती है सारी फ्लैजिला की, ये ऊपर रहेगी, कभी वाटर अंदर थोड़ी ना आएगा, क्योंकि ये ऐसे ऐसे मूव करेंगे, ऊपर की साइड में फ्लो बनाएंगे ऊपर, तो फ्लो ऊपर की साइड में बनता है, इसलिए कभी वाटर ऑस्कुलम से अंदर नहीं आता। समझ में आ गया, यही कारण है। अब ये जो सेल है इससे कुछ खासियत होती है कोएनोसाइट की, इस पर भी क्वेश्चन आता है, कोएनोसाइट करती क्या है, ठीक है। उसके लिए देखिए, जैसे वाटर अंदर आया, ठीक है,
वाटर अंदर आया, वाटर के साथ साथ ये स्पंज है, एनिमल है, जो कुछ छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म को या छोटे एनिमल्स जो माइक्रोस्कोपिक होंगे, जो कि प्रोटिस्टा से बिलोंग करेंगे, उनको ये खाएगा। समझ में आ रहा है? तो एनिमल्स भी मूव करते छोटे छोटे किससे? ऑस्ट्रिया से मूव कर जाएंगे अंदर वाटर की हेल्प से। जब एनिमल्स आएंगे तो कॉर्नोसाइट का काम होता है डाइजेशन में। एक काम इसका क्या हुआ? डाइजेशन, ठीक है। और स्पंज में डाइजेशन हमेशा कैसा होता है? इंट्रासेल्युलर, याद रखिएगा। जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे तो एक्स्ट्रा सेलुलर भी होता चला जाएगा, और जैसे आप कॉर्डेट में पहुंचेंगे तो केवल एक्स्ट्रा सेलुलर हो जाएगा। हमारी बॉडी में कौन सा डाइजेशन होता है? एक्स्ट्रा सेलुलर होता है, एक जगह होता है इंट्रासेलुलर, बाकी सब एक्स्ट्रा सेलुलर, और वो रेयर केस है। जैसे हमारी बॉडी में जब कोई पैथोजन मूव करता है तो हमारी बॉडी की जो मैक्रोफेजेस सेल होती है, डब्ल्यूबीसी में कैटेगरी होती है ना। डब्ल्यूबीसी में है लिम्फोसाइट, मोनोसाइट, बेसोफिल, एसिनोफिल और न्यूट्रोफिल। तो जो डब्ल्यूबीसी, जो ऐसी डब्ल्यूबीसी जो फैगोसाइट नेचर की होती है, जो फूड को क्या करती है? इंगल्फ कर लेती है। जैसे मान लीजिए डब्ल्यूबीसी है, ये पैथोजन है बैक्टीरिया, बैक्टीरिया को कुछ डब्ल्यूबीसी खाती हैं या तो कुछ डब्ल्यूबीसी वेपन बना देती है, एंटीबॉडी। यही तो होता है ना। बॉडी हमारी दो तरीके से प्रोटेक्शन देती है, या तो वेपन बनाएगी एंटीबॉडी टी लिम्फोसाइट और बी लिम्फोसाइट बनाती हैं, बाकी जो होती हैं वो क्या करती है? पैथोजन को खा लेती है। तो खाने का काम जो पैथोजन अंदर चला जाएगा, इसमें अंदर चला गया, जैसा लीवर फूड ले लेता है, सेम उसी पैटर्न से जाएगा। तो पैथोजन जब अंदर जाएगा तो ये डब्ल्यूबीसी है मैक्रोफेजेस, जिसके अंदर इंट्रासेलुलर डाइजेशन चलेगा। यहीं पर होता है खाली हमारी बॉडी में इंट्रासेलुलर, बाकी डाइजेशन एक्स्ट्रा है। जैसे हम लोग खाना खाते हैं, जब फूड स्टमक में जाता है, हमारे कहाँ जाता है? स्टमक। तो हमारा स्टमक की जो सेल्स होती हैं, ठीक है, वो क्या करती हैं? एंजाइम बनाती हैं, एंजाइम बना करके बाहर निकालती हैं, अंदर नहीं, बाहर निकालती हैं स्टमक में। तो स्टमक में सेल से एंजाइम बन करके बाहर निकल रहा है ना, तो डाइजेशन एक्स्ट्रा सेलुलर हो गया ना, सेल के बाहर चल रहा है, स्टमक में चल रहा है। समझ में आ गया? फंजाई, फंजाई में कैसा? एक्स्ट्रा सेलुलर, फंजाई एंजाइम बना करके बाहर भेज देती है, अभी इंट्रा सेलुलर नहीं होता है। समझ में आ गया? यहाँ डाइजेशन इंट्रा सेलुलर होगा, एक्स्ट्रा सेलुलर कभी नहीं होगा। कॉर्नोसाइट, जब फूड आएगा सबसे पहले कॉर्नोसाइट में पहुँचेगा फूड, कॉर्नोसाइट में फूड वैक्यूल बनेगा और डाइजेशन कंप्लीट हो जाएगा। तो कभी कभी क्वेश्चन आता है इस पर, इसलिए मैं लिखा रहा हूँ कि कॉर्नोसाइट का काम क्या होता है? फूड वैक्यूल बनाना। फूड वैक्यूल की हेल्प से फूड वैक्यूल बनेगा और क्या होगा? डाइजेशन होगा, इंट्रासेलुलर वाला, इंट्रासेलुलर डाइजेशन लिख लीजिएगा। समझ में आ गया? बाकी कुछ डाइजेशन दूसरी वाली सेल करती है। आर्कियोसाइट सेल होती है, इसमें एक सेल और होती है, वो कुछ डाइजेशन को कराती है, मेन इसमें। दूसरा, जब फूड अंदर आया, देखिए चूंकि इसके ऊपर फ्लैजिला है, इसके ऊपर फ्लैजिला है, तो फूड जब अंदर पानी की हेल्प से फूड अंदर आएगा इसमें कैविटी में, तो फूड को लेने का, फूड को पकड़ने का काम, क्योंकि अगर ये फूड नहीं पकड़े तो फूड भाग जाएगा बाहर, चला जाएगा ना। पानी के रास्ते फूड अंदर आया, फूड को नहीं पकड़ पाए तो फूड बाहर चला जाएगा। तो फ्लैजिला जो होता है ये क्या करता है? फूड को पकड़ लेता है। समझ में आ गया? तो दूसरा फंक्शन क्या हुआ इसका? कैप्चरिंग द फूड, ठीक है, कैप्चरिंग फूड, फूड को कैप्चर करना बाय फ्लैजिला, फ्लैजिला की हेल्प से। फ्लैजिला की हेल्प से क्या करते हैं? फूड को कैप्चर करते हैं। समझ में आ गया? तीसरा फंक्शन है जो पानी अंदर आता है उसको बाहर निकालने का काम भी कॉर्नोसाइट करती हैं। अगर इनके फ्लैजिला मूव नहीं करेंगे तो वाटर बाहर नहीं जाएगा, ठीक है। तो मूवमेंट ऑफ वाटर, मूवमेंट ऑफ वाटर थ्रू ऑस्कुलम, ऑस्कुलम में वाटर का मूवमेंट इसी से होता है, कॉर्नोसाइट से ही होता है। डायग्राम ये है डायग्राम, देखिए कॉर्नोसाइट का। ये इसी को वहाँ लेके आए हैं, ये वाली सेल, ये वाली सेल फ्लैजिला है। फ्लैजिला नहीं है, फ्लैजिला बनाया तो है मैंने छोटा सा, इस पर देखिए फ्लैजिला है सर, ऊपर वाला फ्लैजिला पूरा डायग्राम को ये साइड, हाँ पूरा गोला जो साइड है, ये गोला नहीं है, ये गोला ऑस्कुलम ओपनिंग है। ये वो नहीं सर, इधर जो गोले कोनिया साइड है, ऊपर वाला फ्लैजिला। हाँ ऊपर वाला फ्लैजिला है
सर्किल नहीं, फ्लैजिला जो है वो कोनोसाइट का ही एक पार्ट है ना, अलग नहीं है। पूरा सर्किल सहित एक सर्किल सहित फ्लैजिला कोनोसाइट सेल होती है। समझ में आ गया? यस। और कौन कौन सी सेल होती है? आप देखिए बॉडी में 2 लेयर बताया आपको, 2 लेयर, आउटर लेयर और इनर लेयर। क्या बीच में भी कुछ है? बीच का जो एरिया दिखाई दे रहा है इसको मीसेनकाइमा बोलते हैं, मीसेनकाइमा। समझ में आ रहा है? याद रखिए, तो बीच का पोर्शन जो है ये क्या है? मीसेनकाइमा। ये सेल का नहीं बना है, मीसेनकाइमा ये सेल नहीं है। इसमें सेल तो मौजूद है लेकिन ये नॉन सेलुलर पोर्शन बोला जाता है। सेल खाली मौजूद रहते हैं, ठीक है। एक तरीके का मैट्रिक्स है मीसेनकाइमा। समझ में आ रहा है? आप इसको सेलुलर लेयर नहीं बोलेंगे। अगर ये लेयर हो जाता तो बॉडी वॉल में 3 लेयर हो जाती, 2 ही लेयर हैं, आउटर और इनर। बीच का क्या है? मीसेनकाइमा है। समझ में आया? यस। तो मीसेनकाइमा है बीच का, मीसेनकाइमा ये बीच का पोर्शन है। अब इसमें एक चीज़ और देखिए, और कौन कौन सी सेल्स होती हैं इस बीच वाली लेयर में, बीच वाले एरिया में कौन कौन सी सेल्स होती हैं? तो कुछ सेल के नाम लिखिएगा इसमें। आर्कियोसाइट सेल्स, आर्कियोसाइट सेल्स, ठीक है। ट्रोफोसाइट, स्क्लेरोब्लास्ट, बहुत इतना ही, ठीक है। 3 सेल और लिख लीजिएगा इसको कि 3 सेल और होती हैं। तो ये तीनों सेल आपको कहाँ नजर आएंगी? इन मीसेनकाइमा, मीसेनकाइमा में रहेंगी। बीच वाले पोर्शन में रहेंगी मीसेनकाइमा में 3 सेल रहेंगी। समझ में आ रहा है? अब आर्कियोसाइट सेल क्या है? यही एक अकेली सेल है, टोटिपोटेंट सेल। कैसी सेल है? देखिएगा ये टोटिपोटेंट सेल है। टोटिपोटेंट जानते हैं? इसके अंदर पावर है कि हर सेल को यही बना सकती है, हर सेल ये बना सकती है। यहाँ तक कि पिनेकोसाइट, कोनोसाइट, आर्कियो जितना भी सेल है सारा सेल यही बनाती है। तो टोटिपोटेंट है मतलब कैन फॉर्म एवरी टाइप ऑफ सेल, कैन फॉर्म और सेल, सारी सेल से बनाती है टोटिपोटेंट। तो याद कर लीजिए कि सारी सेल इसी से बनी है। समझ में आ गया? आर्कियोसाइट सेल से। ट्रोफोसाइट, नाम से समझ में आ रहा है, ट्रोफो का मतलब न्यूट्रिशन होता है। क्या होता है? न्यूट्रिशन। हमने आपको बताया न्यूट्रिशन जब होगा तो उसमें कोइनोसाइट इन्वॉल्व होगा, उसके बाद आगे कहाँ होगा? इस वाली सेल से होता है। डाइजेशन इससे भी होता है। तो ये क्या करती है? डाइजेशन में ये भी हेल्प करती है, इन डाइजेशन, ठीक है। स्क्लेरोब्लास्ट सेल क्या होती है? ऐसी सेल जो क्या बनाती हैं? स्केलेटन। क्या बनाती हैं? स्केलेटन, ठीक है। और स्केलेटन, आप देखिए पूरे कोरिफेरा को जब डिवाइड किया जाता है तो इसका बेस क्या है? जैसे आपने पढ़ा होगा एल्गी, एल्गी को डिवाइड किया गया था ऑन द बेसिस ऑफ पिगमेंट्स। फंजाई को डिवाइड किया गया था ऑन द बेसिस ऑफ माइसीलियम में जो हाइफी कैसे हैं कि सेप्टेट है कि नॉन सेप्टेट हाइफी है, इसी के बेसिस फंगस को डिवाइड किया गया था। तो इस स्पंज को डिवाइड किया गया ऑन द बेसिस ऑफ केवल एक के बेसिस पर। स्केलेटन कैसा है? समझ में आ गया? कैसा स्केलेटन है, कौन कौन से फाइबर्स हैं, इसी स्केलेटन के बेसिस पर स्पंज को डिवाइड किया गया है। ये लिखिएगा इसमें बेसिस क्या है? ये बेस ऑफ क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन ऑफ कोरिफेरा, कोरिफेरा का क्लासिफिकेशन का बेस यही है स्केलेटन सिस्टम। समझ में आ गया? ग्रुप पर डिवाइड, इसमें डिवाइड नहीं करना, ये हमको पढ़ना नहीं है कि कितने ग्रुप में इसको डिवाइड किया गया है, कोई मतलब नहीं है, ठीक है। ये सेकंड चीज याद रखना है कि स्केलेटन सिस्टम में होता क्या क्या है, कोरिफेरा के स्केलेटन में होता क्या क्या है। यहाँ पर लिखिएगा स्केलेटन जो होता है इसमें कई चीजें होती हैं। इसमें होता है स्पॉन्जिन फाइबर्स, ठीक है, स्पॉन्जिन फाइबर्स। इसके बाद स्पिक्यूल्स होते हैं। क्या होते हैं? स्पिक्यूल्स। समझ में आ रहा है?
स्पिक्यूल्स होते हैं और क्या होता है स्पॉन्जिन फाइबर्स। स्पॉन्जिन फाइबर क्या है? प्रोटीन के बने हुए फाइबर हैं, प्रोटीन फाइबर्स हैं ये। प्रोटीन के धागे होते हैं क्या चीज़? स्पॉन्जिन फाइबर। और स्पिक्यूल जो होता है ये बना होता है सिलिका का या कैल्शियम कार्बोनेट का। समझ आ रहा है? सिलिका और कैल्शियम कार्बोनेट का बना हुआ स्पिक्यूल्स होते हैं। ये कहाँ नजर आएंगे? ये आप देखिए जेन्युइन का डायग्राम पढ़े हैं आप, जेन्युइन देखिए, ऐसे में देखिए बीच वाली जो लेयर है, जो बीच वाला पोर्शन विजन करना है, इसमें आपको इस तरीके की स्ट्रक्चर दिखाई दे जाएगा। कोई ढंग का डायग्राम देखिएगा स्पंज का तो आपको ये डायग्राम दिखाई देगा इस तरीके का। ठीक है, ये क्या है? स्पिक्यूल्स हैं। ठीक है, तो सिलिका और कैल्शियम कार्बोनेट के बने हुए स्पिक्यूल्स। प्रोटीन का नहीं बना होता है, प्रोटीन का बना हुआ स्पंजिन फाइबर होता है, धागा होता है। यहाँ लिखिएगा स्पिक्यूल क्या है? ये सिलिका और जिसके कैल्शियम कार्बोनेट के बने होते हैं। ठीक है, हो गया स्केलेटन सिस्टम। आपकी बुक में लिखा गया है स्पिक्यूल एंड स्पंजिन फाइबर लिखा हुआ है, बुक में मेंशन है। स्पिक्यूल क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट और सिलिका के बने हुए क्या होते हैं? धागे की तरीके से संरचना होती है, और स्पंजिन फाइबर की धागे की तरीके से, लेकिन वो प्रोटीन का बना हुआ है। समझ में आ रहा है? और सीधे इसका देखिए, इसमें आपको सीधे क्या पढ़ना है? रिप्रोडक्शन, और इसके बाद एग्जाम्पल पूरी खत्म हो जाएगा। इसका जल्दी से कवर कर देते हैं। लिखिए एक लाइन लिखिएगा, डाइजेशन, रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन। रेस्पिरेशन और एक्सक्रीशन कैसे होता है? तो कोई विशेष आर्गन नहीं है कि इसमें लंग्स और किडनी, ऐसा कुछ नहीं है। तो जनरल बॉडी सरफेस, क्या बोलेंगे आप? जनरल बॉडी सरफेस। जैसे अमीबा जो होता है, अमीबा चूंकि एक सेल का है तो अमीबा में एक सेल होती है, तो यही सेल मेम्ब्रेन जो होती है अमीबा की, इसी से क्या होता है? रेस्पिरेशन, ऑक्सीजन अंदर जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आएगा। एक्सक्रीशन इसी से होता है, वेस्ट प्रोडक्ट बॉडी में बनेगा, बाहर इसी से निकल जाएगा। समझ में आ रहा है? तो जनरल बॉडी सरफेस का मतलब जो इसमें बॉडी में जो वॉल है, आउटर लेयर और इनर लेयर, दो लेयर है ना, इसी लेयर से क्या होता है? एक्सक्रीशन होता है, रेस्पिरेशन। कोई आर्गन नहीं है विशेष, ना ही कोई स्पेशल सेल है इसके लिए। बाय जनरल बॉडी सरफेस, हाँ वाटर से होगा, होता है जनरल बॉडी सरफेस, लेकिन मदद कौन करेगा? बाय विद द हेल्प ऑफ वाटर, विद द हेल्प ऑफ वाटर। पानी ही जो है वो क्या करेगा? डाइजेशन में भी वाटर हेल्प करता है। अगर वाटर नहीं रहेगा, अंदर नहीं आएगा, तो कैसे लिक्विड अंदर आएगा? समझ में आ रहा है? तो डाइजेशन, रेस्पिरेशन, ऑक्सीजन कैसे आएगा? पानी से तो ऑक्सीजन आएगी, पानी में घुल करके आएगी, कोई नाक तो नहीं सांस ले लेगा। ठीक है, और एक्सक्रीशन भी जो है, वेस्ट प्रोडक्ट जो बनेगा वो पानी में डिजॉल्व होकर के ऑस्कुलम के रास्ते बाहर जाएगा। समझ में आ रहा है? तो वाटर की हेल्प ली जाएगी। इसके बाद रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन में देखिए एसेक्सुअल और दूसरा कौन सा होता है? सेक्सुअल। एसेक्सुअल को देखिए सबसे पहले कितने तरीके हैं? बर्डिंग, पहला लिखिएगा रीजनरेशन प्रोसेस, रीजनरेशन। स्पंज में हाईएस्ट पावर ऑफ रीजनरेशन होती है, अच्छी खासी रीजनरेशन स्पंज में होती है। समझ में आ गया? कोई पार्ट टूटा पूरा रीजनरेट कर लेगा। तो रीजनरेशन कहाँ होता है? स्पंज में मिलेगा आपको। दूसरा क्या है इसमें? बर्डिंग, बर्डिंग होती है। जैसे मान लीजिए कोई स्पंज है, इससे नया स्पंज बनना है तो क्या होगा? यहाँ से छोटा बर्ड लाइक स्ट्रक्चर बनेगा, जैसे हाइड्रॉन बर्डिंग होती है। ठीक है, ये बर्ड धीरे धीरे बड़ा होता चला जाएगा और लास्ट टाइम में सेपरेट हो जाएगा। तो बर्डिंग से क्या होगा? रिप्रोडक्शन। बर्डिंग दो तरीके का होता है, एक एक्सटर्नल बर्डिंग और इंटरनल बर्डिंग। एक्सटर्नल भी होती है और इंटरनल। एक्सटर्नल का मतलब समझते हैं बर्ड बाहर बन रहा है, और जब इंटरनल बर्ड बनेगा तो बर्ड कहाँ बनेगा? ऐसे बनेगा, अंदर। तो अंदर जब बर्ड बनेगी तो उसको जैम्यूल बोलेंगे। क्या बोलेंगे? जैम्यूल। पढ़ा है जैम्यूल?
जेम्यूल क्लास 12 में चैप्टर नंबर 1 में दिया है जेम्यूल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन द स्पंज है। जेम्यूल का डायग्राम देखिए, ये होता है इंटरनल लिखिएगा बाई जेम्यूल। जेम्यूल का डायग्राम ये बना लीजिए। जब कंडीशन अनफेवरेबल होगा तभी बनेगा जेम्यूल। ये डायग्राम देख रहे हैं, घड़े की तरीके से डायग्राम है ये। इसमें ये स्पिक्यूल दिखाई दे रहा है, स्पिक्यूल इसमें भी है, स्पिक्यूल इसमें भी है। देखिए देख रहे हैं, अंदर ये सेल दिखाई दे रही है, ये सेल है आर्कियोसाइट। कौन सी सेल है? मैंने बताया आर्कियोसाइट सब कुछ बना सकती है, सब कुछ बना सकती है। नया स्पंज आर्कियोसाइट बना सकता है। तो इस घड़े की स्ट्रक्चर में क्या है? आर्कियोसाइट है। तो जेम्यूल के अंदर कौन सी सेल होती है? जेम्यूल का डायग्राम ये है, इसमें आर्कियोसाइट सेल है। यही आर्कियोसाइट यहाँ से निकलेगा, पूरा स्पंज बना देगा। आज जैसे स्पोर बनता है ना, स्पोर जैसे बनता है, तो वैसे ये भी है। समझ में आ रहा है? एक आर्कियोसाइट से एक स्पंज बन जाएगा। तो इंटरनल वर्डिंग है, ये याद रखिएगा। जेम्यूल जो है वो इंटरनल वर्डिंग का एग्जाम्पल होता है। ये हो गया इसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। समझ में आ रहा है? फ्रेगमेंटेशन बुक में लिखा गया आपके एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन किससे है? फ्रेगमेंटेशन। एक लाइन लिख लीजिएगा, छूट गया मेन जो है फ्रेगमेंटेशन। ये कहीं पीछा नहीं छोड़ता है, क्यों? ये हर जगह मिलेगा ना, ये आपको एल्गी में भी मिलेगा, फंगस में भी मिलेगा, ठीक है? इसलिए मिलता है। जो बॉडी मल्टी सेलुलर होती है और जो एनिमल या प्लांट लोअर होते हैं, उसमें फ्रेगमेंटेशन मोस्ट कॉमन तरीका होता है। एल्गी में मोस्ट कॉमन तरीका ये सबसे कौन सा है? फ्रेगमेंटेशन। फंजाई में भी यही है ना। अगर ये यूनिसेलुलर बॉडी होती है तो बाइनरी फिजन मोस्ट कॉमन हो जाता है, बाइनरी फिजन। समझ में आ रहा है? तो ये हो गया फ्रेगमेंटेशन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में देखिए कोई भी इसमें सेक्स ऑर्गन नहीं है, नो सेक्स ऑर्गन, ठीक है? नो सेक्स ऑर्गन। लेकिन होता है सेक्स ऑर्गन, मतलब आप कह सकते हैं गोनड नहीं है। सेक्स ऑर्गन को क्या बोलते हैं? गोनड्स। टेस्टिस और ओवरी हमारी बॉडी में है, ये क्या है? गोनड्स है ना। तो कोई भी सेक्स ऑर्गन नहीं होता, गोनड्स नहीं होते, लेकिन फिर भी क्या है? गैमीट बनता है। मेल गैमीट और फीमेल गैमीट बनेगा, स्पर्म और ओवा बनेगा, ठीक है? गैमीट का फॉर्मेशन होता है, गैमीट फॉर्मेशन होता है। लिखते रहिए, गैमीट फॉर्मेशन अकर्स। गैमीट का फॉर्मेशन होगा। एक कौन बनाएगा गैमीट? आर्कियोसाइट सेल। समझ में आ गया? गैमीट का फॉर्मेशन करेंगे तो गैमीट का फॉर्मेशन यहाँ पर होगा, मेल फीमेल गैमीट बनेगा। फर्टिलाइजेशन इंटरनल, कैसा? इंटरनल, याद रखिएगा, इंटरनल फर्टिलाइजेशन। लेकिन होता क्या है? जो ऑर्गेनिज्म पानी में रहते हैं उसमें तो एक्सटर्नल होता है, जनरली होता है ना। जो पानी में रहते हैं वो क्या होता है? जैसे फ्रॉग है तो फ्रॉग स्पर्म बनाएगा, इधर से ओवा बन के आएगा, फर्टिलाइजेशन। पानी वाले एनिमल्स में वाटर नहीं होता ना फर्टिलाइजेशन, लेकिन ये वाटर का है तो इसमें इंटरनल कैसे हो गया? इंटरनल ऐसे होता है जैसे इसमें देखिए, इसकी जो बॉडी होती है इसकी स्पंज की, वो कैसी होती है? बाइसेक्सुअल, हर्माफ्रोडाइट। मेल और फीमेल एक ही में है, ठीक है? यहाँ देखिएगा बॉडी कैसी है? हर्माफ्रोडाइट, हर्माफ्रोडाइट। हर्माफ्रोडाइट का मतलब बाइसेक्सुअल, दोनों है इसके पास, मेल और फीमेल। तो मेल फीमेल जहाँ दोनों होते हैं वहाँ सेल्फ फर्टिलाइजेशन होना चाहिए ना, लेकिन होता क्या है? क्रॉस फर्टिलाइजेशन। क्रॉस समझते हैं? एक स्पंज ये है, इसमें दोनों सेक्स, दोनों ही मेल गैमेट बन रहे हैं, मेल फीमेल दोनों। ये दूसरा, इसमें भी दोनों बन रहा है। अपना स्पर्म अपने ओवा से कुछ नहीं करता है। बड़े होंगे जो बाइसेक्सुअल फ्लावर होते हैं उनमें कंडीशन होती है कि जिसकी वजह से सेल्फ पॉलिनेशन नहीं होता उसमें। मोस्टली बाइसेक्सुअल में सेल्फ पॉलिनेशन नहीं होता है, मोस्टली। बहुत कम बाइसेक्सुअल ऐसे होते हैं जिसमें क्या होता है? सेल्फ। तो क्या कारण है कि बाइसेक्सुअल भी है और सेल्फ पॉलिनेशन फिर भी नहीं हो रहा है? चैप्टर नंबर 2 12th क्लास का पॉलिनेशन वाले में दिया है, कोई बताएगा?
देखिए होता ये है प्लांट में, जब प्लांट में फ्लावर बाइसेक्सुअल हो जाता है, ठीक है, तो उसमें पॉलन ग्रेन और क्या चीज़ एम्ब्रियो सैक, मेल गैमीट और फीमेल गैमीट अलग अलग टाइम पर बनते हैं। बाइसेक्सुअल है, दोनों चीज़ें हैं, इसमें मेल गैमीट और फीमेल गैमीट सेम टाइम पर बनने चाहिए अगर सेल्फ कराना है तो। जो बॉडी बाइसेक्सुअल होती है उसमें अगर आपको सेल्फ फर्टिलाइजेशन कराना है या बॉडी को सेल्फ चाहिए, तो जिस टाइम पर मेल गैमीट बन रहा है उसी टाइम पर फीमेल गैमीट तत्काल रेडी होना चाहिए, अदरवाइज मेल गैमीट डिस्कार्ड हो जाएगा, क्योंकि एक वैलिडिटी टाइम होता है गैमीट्स का ना। ह्यूमन का स्पर्म कितने दिन तक जिंदा रहता है? 72 घंटे तक जिंदा रहता है, 3 दिन तक मैक्सिमम, ओवा 3 दिन तक जिंदा रहता है। समझ में आ गया? तो अगर तत्काल फ्यूज नहीं किया तो बेकार हो जाएगा। इसीलिए होता क्या, जो बॉडी बाइसेक्सुअल होती है उसमें दोनों होते हैं, ठीक है। तो होता यह है कि मेल गैमीट पहले रेडी हो गया, मेल गैमीट पहले रेडी होता यही है कि मेल गैमीट पहले, कभी फीमेल गैमीट पहले, तो इसका मेल गैमीट पहले रेडी हो गया, हो सकता है दूसरे का फीमेल गैमीट रेडी हो गया हो, इसका मेल गैमीट दूसरे फीमेल गैमीट से क्या कर जाएगा, फर्टिलाइज कर जाएगा। इसीलिए बॉडी बाइसेक्सुअल होने के बावजूद भी क्या नहीं होता है, सेल्फ फर्टिलाइजेशन नहीं होता है, क्रॉस वाला होता है, क्योंकि मेल और फीमेल गैमीट अलग अलग टाइम पर डेवलप होते हैं, यही कारण है। समझ में आ रहा है? यहाँ पर इंटरनल तो होता है, साथ में लिखिएगा क्रॉस फर्टिलाइजेशन, मतलब कह सकते हैं एक जो है, एक ध्यान रखिए, एक स्पंज का मेल गैमीट ऑस्कुलम से निकलेगा, बनेगा ना बॉडी में बनेगा, ऑस्कुलम से बाहर जाएगा स्पर्म, और दूसरे के बॉडी में ऑस्ट्रिया से इंटर करके फर्टिलाइज कर देगा वो। समझ में आ रहा है? तो क्रॉस फर्टिलाइजेशन इंटरनल होता है, बाहर नहीं होता है। और आगे चीज देखिए, डेवलपमेंट जो होता है वो डायरेक्ट है। डेवलपमेंट कैसा है? डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। लार्वा डेवलपमेंट इनडायरेक्ट, इनडायरेक्ट का मतलब समझते हैं, लार्वा बीच में आ जाता है। अगर जाइगोट से सीधे क्या बन जाए, एम्ब्रियो से सीधे बॉडी बन जाए तो उसको बोलते हैं डायरेक्ट डेवलपमेंट। यहाँ बीच में लार्वा बनेगा, जाइगोट से एम्ब्रियो फिर लार्वा बन जाएगा, लार्वा से बॉडी बनेगा। समझ में आया? तो जिसमें लार्वा बनता है, जैसे फ्रॉग में लार्वा बनता है ना, टेडपोल लार्वा, तो डेवलपमेंट कैसा है, इनडायरेक्ट। डायरेक्ट बॉडी नहीं बन जाती, हम लोग डायरेक्ट बन जाता है जाइगोट से एम्ब्रियो, एम्ब्रियो से बॉडी। यहाँ लार्वा बनेगा बीच में, लार्वा, इसलिए इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। लार्वा का नाम आपको बता ही दिया है। एक लाइन लास्ट पढ़िए, लार्वा मॉर्फोलॉजिकली डिस्टिंक्ट फ्रॉम एडल्ट। समझ में आ रहा है? लार्वा जो है उसकी मॉर्फोलॉजी एडल्ट से डिफर करती है, वो तो सभी में होता है, वो सभी में होता है, सबका लार्वा एडल्ट से डिफर ही करता है ना। फ्रॉग का लार्वा फ्रॉग्स के तरीके से थोड़ी ना होता है, काफ़ी डिफर करता है, तो लार्वा डिफर करेगा, मॉर्फोलॉजी उसकी एडल्ट से डिफर करेगी, यहाँ तक कि एनाटॉमी भी डिफर करती है। फ्रॉग में जो लार्वा होता है उसमें क्या होती है, गिल्स होती हैं, एडल्ट में गिल्स नहीं होती है, एडल्ट में लंग्स मिल जाती है, उसकी जगह होता है। अब एग्जाम्पल देखिए, बहुत इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल। एग्जाम्पल लिखिएगा, मैंने फ्रेश वाटर स्पंज का एग्जाम्पल बता दिया है, याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेश वाटर, ठीक है। साइफॉन, जिसको स्काइफा बोलते हैं, स्काइफा दूसरा नाम, ठीक है, स्काइफा। दूसरा क्या है, स्पॉन्जिला, जिसको बोलते हैं फ्रेश वाटर स्पंज। क्या है ये, फ्रेश वाटर स्पंज। यू स्पॉन्जिया, बाथ स्पंज, बाथ का मतलब नहाने में प्रयोग होता है, अब तो स्क्रब यूज करते हैं नहाने के लिए, वो जो आता है नायलॉन वाला, क्योंकि इसमें पोर्स होते हैं ना, इसकी बॉडी में क्या होते हैं, तो पहले क्या करते थे, इसको जो है बाथ में नहाने में यूज किया जाता है, बाथ स्पंज। और कौन सा इसमें, यहाँ कौन सा दिया हुआ, इन्हीं नाम है। अब एक नाम और कुछ देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट, यूफ्लैक्टिला, यूफ्लैक्टिला, इसको बोलते हैं वीनस फ्लावर बास्केट, ठीक है। जापान में इसको, इसका ड्राइड स्केलेटन
दिया जाता है, गिफ्ट किया जाता है। साइड स्केलेटन, साइड स्केलेटन, ठीक है, गिफ्टेड टू कपल्स इन जापान। और कपल बुढ़े कपल नहीं, यंग मैरिज वाले, यहाँ लिखिएगा यंग कपल मतलब न्यूली, जो नए मैरिज होते हैं, न्यू मैरिज कपल, जिसकी नई शादी होती है, उसको इसका सूखा हुआ स्केलेटन, ड्यूप्लेक्टिला का कंकाल तंत्र सूखा हुआ, इसको गिफ्ट किया जाता है नए कपल को, जिसकी नई शादी होती है। तो कैसे क्या करते हैं? क्योंकि ये एक सिंबल है टुगेदर अप टू डेथ का। टुगेदर अप टू डेथ मतलब साथ जीने और साथ मरने का क्या होता है, एक सिंबल है। जैसे साथ फेरा लिया जाता है, कुछ लोग उसमें झूठा फेरा भी ले लेते हैं, ऐसा है ना। तो ये क्या है, ये दिया जाता है कि आप लोग साथ रहिएगा, साथ मत छोड़िए। साथ का क्या मतलब है यहाँ पर ऐसा क्या है, साथ वाला सिस्टम है। इसके अंदर देखिए, ये सिंबल है, सिंबल ऑफ टुगेदर अप टू डेथ, टुगेदर अप टू डेथ का सिंबल है, इसीलिए इसका स्केलेटन दिया जाता है। अब इसके अंदर ऐसा क्या होता है, देखिए, जो ड्यूप्लेक्टिला की बॉडी में एक आर्थ्रोपोड है, इसकी बॉडी में, इसकी बॉडी के अंदर मेल एंड फीमेल श्रिम्प्स क्या है, आर्थ्रोपोड है, ठीक है, आर्थ्रोपोडा का एनिमल है श्रिम्प्स। मेल और फीमेल होते हैं, दोनों ही इंटर कर जाते हैं किससे, ऑस्ट्रिया से। ऑस्ट्रिया से अंदर चले गए, क्यों चले गए, ब्रीडिंग के लिए, रिप्रोडक्शन के लिए अंदर चले जाते हैं ड्यूप्लेक्टिला में, ठीक है। वहाँ जाते हैं तो ऑस्कुलम बंद हो जाता है, ऑस्कुलम बंद हो जाता है, तो फंस जाते हैं ये लोग और दोनों ही साथ में मर जाते हैं, ठीक है। तो दोनों साथ में डाई कर जाते हैं। तो इसके अंदर जो एनिमल रहता है वो आर्थ्रोपोड है। कौन सा एनिमल है इसके अंदर, आर्थ्रोपोड। ब्रीडिंग के लिए जाता है, रिप्रोडक्शन के लिए जाता है और वहीं फंस जाता है, समझ में आ गया। इसीलिए ये हो गया ड्यूप्लेक्टिला। इतना टाइम और बचा है कि आगे सिलेंटेटा, अभी 10 मिनट और देखिए, सिलेंटेटा का थोड़ा सा देख लीजिए जल्दी से, ठीक है, खत्म करना है। नेक्स्ट देखिए सिलेंटेटा, बहुत शॉर्ट में इसको निडेरिया क्या बोलते हैं, इसको निडेरिया। इसका दूसरा नाम निडेरिया। क्यों बोला जाता है निडेरिया, क्योंकि इसके अंदर नीडोब्लास्ट सेल्स होती हैं। इसके जो टेंटिकल्स होते हैं, इसके जो टेंटिकल्स को क्या बोलेंगे, डंक। इसका जो डंक होता है हाइड्रा में, ठीक है, बॉडी पर क्या होते हैं, डंक लगे होते हैं, उनको टेंटिकल्स बोलते हैं। उनकी हेल्प से किसी को मार देते हैं ये। तो डंक पर जो कोशिकाएं होती हैं उनको क्या बोलते हैं, नीडोब्लास्ट सेल्स, इसीलिए नाम निडेरिया पड़ा है, ठीक है। इसमें क्या होती हैं, कंटेन, लिखिएगा, नीडोब्लास्ट सेल्स। इसका कई नाम है, नीडोब्लास्ट, और नाम बताइए, हाँ, नेमेटोसाइट, नीडोसाइट सेल्स, ठीक है, नीडोसाइट सेल्स, स्ट्रिंगिंग सेल्स, समझ में आया। इनके नाम हैं, नीडोसिल भी शायद नाम है क्या, हाँ, नीडोसाइट, नीडोब्लास्ट है ना, वो हाँ, निमेटोसाइट नहीं है, निमेटोसिस्ट है, नीडोसिस्ट है, कंफ्यूजन दूर कर लीजिए। इसके देखिए, इस सेल का आप स्ट्रक्चर देख लीजिए, ध्यान सुनिए, ये सेल कहाँ मौजूद होती है ये समझ लीजिए। ये जो है सिलेंटेटा की जो बॉडी होती है, जैसे हाइड्रा, इसमें आप पढ़ेंगे तो हाइड्रा की जो बॉडी होती है उसको जो उसका डंक होता है, जिसको टेंटिकल बोलते हैं, टेंटिकल, उस पर नजर आएगा ये सेल, ठीक है। और बॉडी के और भी हिस्सों में नजर आता है, ऐसा नहीं खाली टेंटिकल्स पर ही होता है। तो आप क्या लिखेंगे इसमें, ये सेल्स कहाँ होती हैं, प्रेजेंट
डिपेंड ऑन, लिखिएगा टेंटिकल्स, डंक है टेंटिकल्स एंड बॉडी, और बॉडी के और हिस्सों पर रहेगा। क्या करेगा लीडोसाइट? काम क्या होता है? किसी भी जो है अपने शिकार को बेहोश कर देना। समझ में आ रहा है? किल द प्रे, क्या करते हैं? किल प्रे, ध्यान से देखते रहिए, क्या करते हैं? प्रे को किल करा देते हैं। समझ में आ गया? क्योंकि ये पॉइजन रिलीज कराते हैं, इनके अंदर पॉइजन होता है, रिलीज पॉइजन। अब एक चीज जो कंफ्यूजन होता है नाम में, देखिए इसका स्ट्रक्चर देख लीजिए, ये लीडोसेल का स्ट्रक्चर है, ये इस तरीके से है। लीडोब्लास्ट सेल का स्ट्रक्चर है ये कहाँ रहेगा? ये जो हाइड्रा का आप टेंटिकल पढ़ते हैं, हाइड्रा की बॉडी इस तरीके से, उसका जो टेंटिकल है टेंटिकल पर लगा रहेगा ये सेल। कहाँ रहेगा? टेंटिकल पर है, बॉडी के और भी हिस्से पर है, ठीक है। इसमें एक स्ट्रक्चर बीच में बनेगा, गोल स्ट्रक्चर इसके अंदर रहेगा, उसी में जहर खट्टा रहेगा, ठीक है। गोल स्ट्रक्चर रहती है, उसी में पॉइजन रहता है खट्टा। उसको क्या बोलते हैं? सिस्ट। गोल स्ट्रक्चर क्या है? सिस्ट है। तो जब सिस्ट है तो इसका नाम हो जाता है लीडोसिस्ट, निमेटोसिस्ट। तो जब सिस्ट वर्ड आ जाए तो वो सेल का नाम नहीं है, सेल के अंदर जो सिस्ट बना हुआ है वो याद रखिएगा। इसके अंदर जो सिस्ट लाइक स्ट्रक्चर है ये क्या है? निमेटोसिस्ट है या लीडोसिस्ट है, लीडोसिस्ट। समझ में आ गया? तो सिस्ट जब आ जाएगा तो अंदर गोलाकार स्ट्रक्चर होती है, और ये क्या है? ये एक जो है निमेटोब्लास्ट सेल है, लीडोब्लास्ट सेल है ये, जिसको निमेटोब्लास्ट भी बोलते हैं, निमेटोब्लास्ट सेल भी बोला जाता है। कई नाम है इसके, समझ में आ रहा है? आगे देखिए, सिलेंडेटा जो होते हैं मोस्टली मैराइन। कैसे होते हैं? मोस्टली मैराइन होते हैं। कुछ क्या होते हैं? एक्वाटिक। क्यों एक्वाटिक? फ्रेश वाटर। कुछ क्या होगा? फ्रेश वाटर में ही रहेगा। एग्जाम्पल हाइड्रा। हाइड्रा कहाँ रहेगा? फ्रेश वाटर में रहेगा, ठीक है। बॉडी कैसी होगी इसकी? डिप्लोप्लास्टिक। कैसा होगा? डिप्लो, अभी दो ही लेयर है, डिप्लोप्लास्टिक। बताया था ना स्टार्टिंग में। सिमेट्री कौन सी होगी इसमें? हाँ, कौन सी सिमेट्री? रेडियल सिमेट्री। रेडियल सिमेट्री है, रेडियल सिमेट्री, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन कैसा होगा? बॉडी लेवल, टिश्यू लेवल। टिश्यू रहेगा इसमें, टिश्यू लेवल। सबसे पहले शुरुआत यहीं से होती है, टिश्यू लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। लिख के रहिए, लिखने रहे कुछ लोग। टिश्यू लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, सबसे पहले टिश्यू यहीं से बनना स्टार्ट हुआ है। और सबसे पहले नर्वस सिस्टम कहाँ आया? इसी में आया। सबसे पहले लोकोमोशन कहाँ से स्टार्ट हुआ? यहीं से स्टार्ट हुआ, ठीक है। तो इसमें लोकोमोशन भी होता है, लोकोमोशन भी होता है, ठीक है। अभी पूरी फेरा पढ़ा ना। पूरी फेरा क्या है? फिक्स, एक जगह बैठे रहेंगे, हिलेंगे नहीं। लार्वा हिलेगा खाली। ये क्या है? मूव कर सकते हैं, फ्रीली मूव कर सकते हैं। दोनों होता है, सीडेंटरी भी है और फ्रीली मूविंग भी है। समझ में आ गया? यहाँ लिखिएगा फ्रीली मूविंग और सीडेंटरी दोनों है इसमें। फिक्स भी रहता है और मूव भी करता है। समझ में आ गया? जबकि पूरी फेरा क्या था? प्योरली फिक्स एक्सरसाइज था, ठीक। लीडोब्लास्ट का एक काम और लिख लीजिएगा। लीडोब्लास्ट का एक काम तो वह देखिए, यहीं पर लिखिएगा। लीडोब्लास्ट का फंक्शन डिफेंस। डिफेंस का मतलब अपने प्रे को, अपने शिकार को मारना, डिफेंस, सुरक्षा करना अपनी। समझ में आ गया? इस सुरक्षा होती है। दूसरा फंक्शन इसका एंकरेज। एंकरेज का मतलब अगर बॉडी कहीं चिपकना चाहती है, अगर बॉडी कहीं चिपकना चाहती है, बैठना चाहती है, कहीं फिक्स होना चाहती है, तो इसी से होगा फिक्स। किससे? लीडोब्लास्ट से। एंकरेज इसका फंक्शन होता है।
और कैप्चर द प्रे, तीसरा फंक्शन क्या हो गया, कैप्चर द प्रे, अपने शिकार को पकड़ना। तो ये इनके 3 काम होते हैं। ठीक, बस थोड़ा सा और बच्चा नेक्स्ट टाइम बताएंगे पॉलिप मेडुसा, ये बताना है। ठीक है, कल ये और तीनों पूरा कंप्लीट। आगे के फाइलम बड़े बड़े हैं लेकिन लिखा थोड़ा थोड़ा। हाँ, क्या करें, हाँ, एक्सक्रीशन कैसे होता है।